हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सिक्स्थ साइंस से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इंग्लिश में बात करें तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। मतलब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो एक मिक्सचर से हम बहुत सारे चीज़ों को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाते समय हम चाय की पत्ती को छानते हैं, एक प्रकार का ये भी सेपरेशन हो गया। एंड ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। और जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम में जब कटाई वगैरह होती है तो जो हमारे ग्रेन्स रहते हैं, जो फसल रहती है, उसको जो वीट्स जो रहते हैं गेहूं, उसको अलग किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। वो भी एक प्रकार का सेपरेशन होता है। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर। और कई बार एक टेक्निक जो है, दूध को भी हम जब उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे जब बटर को सेपरेट किया जाता है, वो भी एक प्रकार का सेपरेशन है। As we learned in chapter 3, we can cotton to separate seeds from fibers। और हमने एक प्रक्रिया जिसमें देखी थी चैप्टर 3 में, जिसमें हमने कॉटन के सीड से उससे फाइबर्स को अलग किया था। Perhaps you might have eaten salt and dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। और वो बोल रहे हैं कई बार क्या होता है, जैसे हमें जो है मिर्ची पसंद नहीं है, तो हम यदि पोहा या दलिया वगैरह खाते हैं, उसमें यदि अलग से ऊपर से डली हुई रहती हैं तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू। तो हम उनको अलग अलग कर देंगे। पहले एक तरफ मैंगोज रख देंगे और एक तरफ गुआवा मतलब अमरूद रख देंगे। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes and guava। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि आम और अमरूद के अलावा और भी इतने जो हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर हम क्या करेंगे। Imagine you are given a glass of sand with salt। मतलब यदि आपको रेत और नमक दे दिया तो आप फिर कैसे करेंगे। Impossible even to think of the separating salt from mixing by picking out grains of sand by hand। और इन सब के लिए आप हाथ से यदि करेंगे तो आप बहुत मुश्किल जाएगा। पहेली पूछती है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल, इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। पहेली जानना चाहती है कि आखिर हम क्यों इनको सेपरेट करते हैं। तो हम हिंदी में बात करते हैं पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। मतलब हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली दैनिक जीवन में, जिससे हम अलग अलग पदार्थों को अलग अलग उनको सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। जैसे वो मिक्सचर बने रहते हैं, एक इकट्ठे रहते हैं, उनसे अलग करते हैं। जैसे हम चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। और हमेशा जब भी देखते हैं आप, जो चाय पत्ती जब बनती है, मतलब जो चाय बनाते हैं, उससे हम छलनी से चाय को अलग कर देते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। और जब फसल जो हमारी कटती है उस टाइम क्या होता है, हम जो भूसा रहता है अलग और अनाज जो अलग हो जाता है उसको हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टर आपने देखे होंगे खेतों में चलते हैं, तो उसका मेन काम क्या रहता है, हमारे
अनाज को अलग करना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। अब जैसे यदि आप लोग के घर में यदि गाय वगैरह होगी तो मम्मी लोग से पूछना कि कैसे मक्खन को अलग किया जाता है। जो ऐसे भाते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, मंथन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ऐसे घुमाते हैं तो ऊपर जो है मक्खन वो सेपरेट आउट हो जाता है, मतलब अलग निकल आता है। जैसा कि हमने सीखा था, रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। और हमने अभी पुराने चैप्टर्स में जो पढ़ा था, जो कपास के जो बीज रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम स्टनिंग करते हैं और अलग अलग तरीके से, इंग्लिश में बोलते हैं स्टनिंग करते हैं। तो उसको वो भी एक सेपरेशन और पृथक्करण की प्रक्रिया है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया होगा तो इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक हम बाहर निकाल देते हैं। कई बार रहता है हमें जो पसंद नहीं रहता है वो खाने से हम अलग फेंक देते। कई लोगों को धनिया पसंद नहीं रहती है, खाते टाइम नहीं करते हैं। कई लोग को टमाटर पसंद नहीं रहते तो टमाटर अलग निकाल के रख देते हैं। हमारा एक दोस्त है गोटे गाँव में, हम साथ में यदि दोनों खाते हैं तो वो उससे अलग कर देता है टमाटर निकाल के। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, उनमें से आपको पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या है सही है? हाँ। तो हमें जैसे यदि कई एक बार दे दिया है, एक में अमरूद है, मतलब कई लोग अमरूद बोलते हैं, कई जाम बोलते हैं, कई जाम फल बोलते हैं, बिही बोलते हैं बहुत से लोग, तो उसको अलग कर देंगे और आम को अलग कर देंगे। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि इसमें बताया है, यदि आपको ऐसे पदार्थ दे दिए, अब आम और अमरूद हो गए, ये तो बहुत बड़े बड़े थे, तो आप आराम से इनको उठा सकते हैं। अब जैसे इतने छोटे छोटे या फिर आपको बिल्कुल हाथ में बन ही नहीं रहे हैं, जैसे रेत दे दी और नमक दे दिया, अब इन दोनों को यदि मिक्स करके दे दिया तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। मतलब टेबल 5.1 में अभी आप सेपरेशन देखेंगे, इसमें बहुत सारी सेपरेशन की टेक्निक दी है। The purpose of separation, the way separated components are used in the mention in column number 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and column 3 are jumbled up. Can you match each other? मतलब पूछ रहे हैं कि आप इन सबको मिला सकते हैं क्या? इसमें बताया है why do we separate substances? हम substance को separate क्यों करते हैं? Why do we separate substances? सेपरेशन प्रोसेस पहले बात करते हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। जैसे मम्मी लोगों को आपने घर पे देखा होगा, चावल में से जो कंकड़ नहीं निकालते हैं, वो भी एक सेपरेशन करने की टेक्निक है। और चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, और जो मथना बोलते हैं, दूध मथने को, मतलब दूध को जब मठा नहीं बनाते हैं तो उसमें से जो बटर निकलता है, मक्खन, उसकी टेक्निक, वो भी एक सेपरेशन की टेक्निक है। सेपरेशन, सेपरेट टी लीव्स, मतलब चाय की पत्तियों को भी अलग करना, ये भी एक प्रकार का सेपरेशन टेक्निक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमें स्टोन जो मतलब राइस से, चावलों से पत्थर निकालने, जो हल्के हल्के पत्थर रहते हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अब हमें क्यों आवश्यकता रहती थी? हम खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अंदर, और
स्टोन का हम पत्थर थोड़ी खाएंगे, इसलिए हमें उससे अलग करना पड़ता है। What do we do with the separated components? और हम उनके साथ क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास जो यूजफुल नहीं है उसे हम थ्रो कर देते हैं। To improve non-useful components, to remove non-useful component। अब जैसे जो हम दूध से अलग कर रहे हैं वो हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम उससे जो हमें यूज़फुल नहीं है उसको अलग करते हैं। वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, और इसका हमें क्यों क्या काम करते हैं, हमें जो कई बार जो उसमें ख़राब चीज़ें मिली ही रहती हैं, इम्प्योरिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़फुल नहीं हैं और नुकसानदायक भी हो सकती हैं, तो उन्हें हम अलग कर देते हैं। और टी लीव्स को भी सेपरेट करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, मतलब जो हम नहीं चाय पीते समय हमें नहीं चाहिए रहते हैं, हम उन सबको अलग कर देते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी में मिक्स विथ। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारे काम का नहीं रहता है और कुछ हार्मफुल भी रहता है उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, मतलब वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल या साइज के हो सकते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंस। अब उसमें पूछ रहे हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज में यदि रहेंगे तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम आगे अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हिंदी में हम बात कर लें, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 या 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रकरण को उसके उद्देश्य तथा प्रकरण के उपयोग के लिए ढंग से मिलान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताना है आपको, ये ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसकी हमें सही से मिलान करना है। अब जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें चावल में हम जो ठोस है उसको हम अलग कर देते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसमें हमें अनुपयोगी इस वाले को हमें ऊपर लिख देना है। और ये दो चीज़ें देखो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ और ये चीज़। अब मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, दो भिन्न परोपयोगी पदार्थों को पृथक कर, मतलब दो जो हमें अलग अलग काम में आते हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ये हो गया इसका, एक ये हो गया, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। उसके बाद चाय की पत्तियों का पृथक्करण, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। हम अशुद्धियों को, वो जो बिना काम जो काम की नहीं रहती है उसे हम फेंक देते हैं। तो इसको मिलाने के लिए मैं दे देता हूँ ये और ये, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी करना था, हमने नहीं किया है। यहाँ पर ये रुको, यहाँ हमको इन दोनों को मिलाना था जो सही है उसको। तो ये और ये, उसके बाद मिल्क में हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ को
अलग कर देते हैं। ये तो ऐसे दिया हुआ है। हम देखते हैं कि किसी प्रकार पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनको हमें अलग करने का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और कई बार कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो काम ना आए बस उसको अलग कर दें। कई बार हम क्या करते हैं, जरूरतों की चीज़ों को भी अलग करते हैं। जैसे हम मही जब भाजते हैं, मही होते बनाते हैं, उस टाइम हम मक्खन को भी अलग कर लेते हैं और उसमें से और अलग अलग चीज़ों को हम अलग करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों को के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। मतलब जो हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ से अलग कर रहे हैं, उनकी या तो वो बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो छोटे ही रहें। ये पदार्थों की 3 अवस्था हो सकती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस। ये 3 स्टेट रहती है, स्टेट ऑफ मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो ठोस, द्रव और गैस। इसलिए इन किसी पदार्थों में ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता। मतलब जैसे यदि एक कुछ मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे यदि अलग अलग प्रकार के हैं, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, ऐसा उसमें पूछ रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो टेक्निक्स रहती हैं, अलग अलग प्रकार की विधियां रहती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used day to day life. और हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो सेपरेशन की टेक्निक्स हैं, वो बहुत सारी हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से हम चुनने की टेक्निक। जैसे हाथ से हम कुछ भी नहीं चुनते हैं, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। अब एक्टिविटी दी गई है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप ऑफ द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। डू यू फाउंड ओनली काइंड ऑफ ग्रेन और द शीट ऑफ पेपर आर द पीसेस ऑफ स्टोन has broken grains, particles and other grains. Now remove with your hand. This method is called hand picking. And hand picking मतलब जैसे आप दाल ले लेते हैं, दाल को यदि पेपर पे रखते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग, कुछ छोटी दाल अलग रहेंगी, कई बार दूसरी दाल भी उसमें मिक्स हो जाती हैं, पत्थर रहते हैं अलग अलग, कुछ कंकड़ पत्थर, उन सभी को अलग करने की टेक्निक आप हैंड पिकिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। और हम ये टेक्निक हमेशा कई बार यूज़ करते हैं, जिसमें चावल वगैरह को साफ करने के लिए, दाल को और गेहूं को साफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। और कई बार हमें इसमें परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। और कई बार बहुत सही भी रहता है, क्योंकि हम इससे आराम से, आसानी से चुन सकते हैं, बस इसमें समय ज़्यादा लगता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। मतलब हम डेली लाइफ में अपने रोज के दिनों में जो कुछ काम भी करते हैं, इसमें से कुछ इसमें हम देखेंगे। हस्त चयन मतलब हाथ से चुनने की प्रक्रिया। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। मतलब कागज जो हम लेंगे उसमें पूरे उसको फैला देना है। फिर आप कागज के इसी प्रकार के अन्य कण पाते हैं। इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसा, टूटे हुए अन्य कण और अन्य खाद्य कण भी आपके हाथ में पत्थर टुकड़े, भूसे, अन्य कणों को भी हम पृथक कीजिए।
हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों को हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि माना जाता है। मतलब हम इससे आसानी से जो चीज़ें हैं उनको, हम खाद्य पदार्थ है, हम उनको साफ कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। आपने खेतों में देखा होगा, जो बहुत सारे जो गेहूं के खेत हैं, आप लोग, कई लोग के पास किसान होंगे, आप लोग के घरों में होती होगी खेती, आप लोग को अच्छे से पता है थ्रेसिंग करना। तो जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, वो ऐसे पड़े रहते हैं। हम थ्रेसिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। The stalks are dried in the sun before the grains is separated from them. कई बार कटाई करने के बाद जो फसल को ऐसे रख देते हैं, क्योंकि जिससे वो और अच्छे से सूख जाए, और इसके बाद फिर हम उसको, जो ग्रेन्स हैं और जो हमारे जो गेहूँ हैं, उसको हम अलग कर सकें। Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundle of stock lying in the field. How does the farmer separate grains from seeds? अब उसमें पूछ रहे हैं, अब जो लोग के पास यदि खेती नहीं है, तो यदि आप सोच सकते हैं कि इतना सारा जो पूरे खेत में जब पड़े रहते हैं बंडल्स के बंडल, अब आप सोचिए कि एक किसान कैसे अलग करता होगा। One may pluck mangoes or guava from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guava. मतलब जो हमारी गेहूं रहती है, उसके जो बीज हैं बहुत छोटे रहते हैं। अब आम हो गया और बिही हो गई, मतलब जाम फल या अमरूद, उसको आप आराम से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको कैसे अलग करेंगे? सो plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grains or seeds? The process that is used to separate grains from stalk, it is called threshing. In the process, the stalker beaten to free the grain seed. इसमें आप देख रहे हैं threshing कैसे कर रहे हैं। Threshing is done with the help of bullock and machines are used for their large quantity of, और थ्रेशर, जनरली थ्रेशर्स जो यूज़ होते हैं, और कई बार क्या कहते हैं, ये ऐसे टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। हिंदी में हम बात करें तो थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गद्दों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों में इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से अलग तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो इस टेक्निक को हम, या इस जो प्रक्रिया है, इसे हम बोलते हैं थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों और अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। इस प्रकरणों में डंडियों को पीटकर, कई बार जैसे अब जो राहर रहती है, तुहर भी बोलते हैं, उसको पटिए पे पटक पटक के कई बार जो तुअर हो गई वो अलग हो जाती है, और उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ उसको अलग कर देते हैं। ये आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, हम मशीनों से करते हैं
और कई कई बार हाथ से इसमें करते हैं। थ्रेसर आप लोगों ने जनरली देखे होंगे। आगे हम बात करते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सैंड डस्ट और पाउडर ड्राई लीफ। मतलब हमें क्या करना है, सूखी हुई जो रेत है उसको ले लेना है और सूखी पत्तियों को ले लेना है। मतलब हमें रेत को और पत्तियों को एक साथ ले लेना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, और सभी को न्यूज़पेपर में रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजली? आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर? नहीं, क्योंकि रेत बहुत छोटी है और पत्तियां बहुत बड़ी हैं। अब हमें इनको कैसे, तो वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या हमें इसे हाथ से सेपरेट कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड और स्टैंड ऑन अ साइड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट ऑफ शीट ऑफ पेपर containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides but slowly. What happens? Do both the components, sands and sawdust or powdered leaves, fall at the same place? Is their components wall blow away? और हम देखते जैसे यदि आप रेत ले लेंगे, रेत और मिक्स हुई पत्तियों को बुरादा ऐसे करके, अब दोनों को यदि आप ऊपर से ऐसे उड़ाएंगे, ऊपर से उड़ाएंगे ऐसे अच्छे से आएंगे, तो क्या होगा? रेत तो नीचे गिर जाएगी और जो पत्तियां हैं वो दूर फैल जाएंगी। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लोइंग। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्लोइंग। लेकिन कई बार कैसे करते हैं, जैसे एक अपन ने पंखा ले लिया, पंखे के सामने यदि अपन ऐसे करेंगे तो क्या होगा? हवा ऐसे चलेगी, जो हल्की चीजें भूसा वगैरह रहेगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये टेक्निक इसमें बता रहे हैं। इस तरफ से क्या है, इस तरफ से हवा आ रही है, जिससे कई बार हम कूलर्स के सामने या फिर पंखे के सामने भी कर सकते हैं। ऊपर से गिराएंगे तो ये जो भूसा वगैरह रहेगा वो यहाँ पर अलग हो जाएगा और जो हमारा मेन कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर गिर जाएगा। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स एंड हेवियर सीड्स ग्रेन्स। और जिनको हमें जैसे हो गया, कई बार हम भूसा वगैरह को अलग करते हैं, उस सब टेक्निक्स के लिए इसका यूज होता है। The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separate husk is used for many purposes such as fodder of cattle. और जो भूसा वगैरह है उसको क्या यूज़ करते हैं? गाय वगैरह, भैंस वगैरह के लिए, इनको खाने के लिए देते हैं। हिंदी में बात करें तो निष्पावन, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी हुई पत्तियों का पाउडर एक साथ बनाइए। मतलब जैसे इसमें करना है, सूखी पत्तियां ले लेना है और हम रेत को एक साथ मिक्स करेंगे। इस सभी को लेके फिर हमें क्या करना है? एक न्यूज़पेपर पे फैला देना है, न्यूज़पेपर पे इकट्ठा। अब हम देखते हैं कि अब दोनों मिक्स अच्छे से हो गए हैं, तो हम सूखी पत्तियों को भी हाथ से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो छोटी छोटी हैं वो दोनों। तो इस सब के लिए हमें एक टेक्निक की यूज़ पड़ेगी जिसका बोलते हैं निष्पावन। निष्पावन का मतलब होता है जब हमें जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं या फिर बोल सकते हैं जो हमारे तत्व हैं वो यदि बहुत छोटे छोटे रहते हैं जिनको हम हाथ से उठा नहीं पाते हैं, तो उस सब को पृथक करने के लिए हम जिस क्रिया का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं निष्पावन क्रिया। आप इसको डायग्राम को देखकर भी याद कर सकते हैं। निष्पावन हमेशा जनरली हमारे जो किसान लोग हैं वो सभी यूज़ करते हैं। जो भूसा के साथ जो जिससे अलग करना है तो उसमें भूसा मिला रहता है, हल्का रहता है भूसा, और जो हमारे ग्रेन्स हो गए, चना वगैरह हो गया, और आप याद करें गेहूँ वगैरह हो गया, तो उसको हम पंखे के सामने रख के ऐसे उड़ा देते हैं। तो एक तरफ से हवा, जिस तरफ से हवा चलती है उसके अपोजिट में, तो जो भूसा है वो दूसरी जगह हो जाता है
और इन सभी से क्या है, जो भूसा निकलता है वो भी काम आ जाता है, और जो हमारे क्रेन्स हैं वो हमारे सभी काम में आ जाते हैं। चने अलग रख सकते हैं और भूसे को भी गाय वगैरह को खिला सकते हैं। अब हम करते हैं शेविंग। शेविंग का मतलब है छानने की प्रक्रिया। छानने से याद आता है अपन चाय छनाते हैं, कई बार रेत को भी छनाते हैं। हाँ, अलग अलग काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। Sieving, sometime we may wish a prepare dish with flour. We need to remove impurities and brain and may be present in it. What we do, we used to sieve flour onto a floor. और कई बार इसमें जैसे बता रहे हैं, हमें फ्लोर वगैरह पे जो कुछ बनाना है तो हमें उसमें छानने की ज़रूरत पड़ती है रेत वगैरह को। Sieving allows the line flour particle to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remains. अब जैसे इसमें बता रहे हैं, ये फावड़े से अलग कर रहे हैं तो रेत अलग आ जाती है और जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removed पीसेस ऑफ स्टोन्स, स्टाक, हस। वो कई बार जब हम आटा छानते हैं तब उस टाइम भी जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो सब बाहर चली जाती हैं। You may have also noticed similar shaving being used to construction sites to separate bubbles and stored from sands. और जब हम घर वर बनाते हैं तब हम रेत छानते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the cloth. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make fine powder of chalk pieces and mixture of it and flour can be separated. अब जैसे इसमें से हम आटा ले लिया, थोड़ा सा आटा ले लिया और चाक को मिला दिया। अब चाक और आटा दोनों एक जैसे सेम क्वांटिटी हो गए, तो अब इसको कैसे आप सेपरेट करेंगे उस सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हिंदी में बात करते हैं चालन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर मतलब जो फालतू चीज़ें जो वेस्ट पदार्थ रहते हैं उन सभी को अलग करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं। आटे से छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ हैं जैसे छलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा सूखे भूसे को जैसे अपशिष्टों को हटाया जाता है। कई बार नहीं रहता है, जब हम पिसाई रखने के लिए जाते हैं तब हमें साफ करके गेहूं वहाँ देना जाना पड़ता है, नहीं तो वो सभी मिक्स होके हमारे खाने में भी आ जाएगा। साधारणतः गेहूं की भूरी को एक तिरछी छलनी पर डाल जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा जो निष्पादन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत में कंकड़ पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा, और हमने इनको हमेशा देखा है जब भी घर वर वगैरह बनते हैं तब आपने इस प्रकार से देखा होगा। कक्षा में एक चालनी तथा छोटा सा आटा घर में लाइए। मतलब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, यदि क्लास में आप घर पे भी कर सकते हैं। उसमें अब चाक का पाउडर भी ले लेना है और आटा भी ले लेना है। अब उन दोनों को यदि मिला देंगे तब हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे उसके लिए फिर हम आगे और पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये 3 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing or hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust, soil particles in rice or pulses. How are such impurities separate from rice or pulse before cooking? अब कई बार ऐसा रहता है कि जो हमारे चावल हो गए और हमारी दाल हो गए उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनको हम अलग नहीं कर पाते हैं, तो उन सबको अलग करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग।
हम हमेशा क्या करते हैं, दाल और चावल जो हम जब भी बनाते हैं उसको बनाने के पहले हम उसको अच्छे से धुल लिया करते हैं। यदि धुलेंगे नहीं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह बहुत सारी ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी, जो हमें खाना जब हम खाएंगे तब हमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है। कई बार जो जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है उनको भी, जो और जिनके किडनी में स्टोन हो जाता है, वो भी इन सब के कारण हो जाता है। Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particle get separated. These impurities go into water. Now will sink to the bottom of vessel. Rice or dust. Why have you seen such vessels? कई बार क्या कहता है, जैसे यदि जब भी आप कभी ऐसे करें, आप कर सकते हैं घर पे, दाल ले लिया, यदि दाल में आप पानी डालेंगे तो कई बार जो कुछ चीज़ें रहती हैं हल्की वो तैरने लगती हैं और कुछ चीज़ें रहती हैं वो नीचे डूब जाती हैं। When the heavier components in the mixture settle after water is added to it, process is called sedimentation. और जो ऐसी जब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं उसमें यदि हैवी रहती हैं, यदि वो पानी में डूब जाती हैं पानी मिलाने से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एंड When the water is removed, the process is called decantation. मतलब जब उसमें से पानी को हम अलग कर देते हैं, जो ऊपर डस्ट भी रहता है उसको हम बोलते हैं decantation. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. इसमें हम कंपेयर करें तो यदि हम पानी इसमें मिलाया और यदि जो नीचे जम गया और ऊपर भी कुछ आ जाएगा, तो जो पानी मिलाने के कारण जो यहाँ पे सेटल हो गया है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब हम पानी को सबके साथ अलग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिकेंटेशन। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. और यही हम सेम उसके साथ यूज करते हैं जब जो दो लिक्विड रहते हैं वो एक साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। और कभी आपने मिला के देखा होगा, यदि ये पानी है और इसमें आप ऑयल डालेंगे तो ऑयल एक अलग ऐसे तक्के जैसे जमा लेते हैं, ऊपर एक अलग लेयर बना लेता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टू लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। तो इन सभी को प्रोसेस को अलग करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करेंगे ये सब डिकेंटेशन भी कहलाएगी। लेट अस अगेन कंसीडर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स? Usually we use strainer or remove the tea leaves. Try decantation if help a little, but do you still get a few leaves in your? अब इसमें पूछ रहे हैं कि decantation ये इसमें बता रहे हैं sedimentation और decantation। तो क्या हम उसमें पूछ रहे हैं कि चाय बनाने में यदि आप छलनी का ना उपयोग करके यदि ऐसे आप छनाएंगे तो उसमें देखेंगे तो वो तो क्या है, चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी आ जाएगी, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी। And did all the tea leaves remains in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from preparation tea is better? Decantation. Filtration का काम हम करते हैं छलनी से, तो हमें वो यूजफुल रहती है। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometime water supplied through tap may be muddy. The water collected from ponds and river may also be muddy, especially the rain water. Let us see. और कई बार क्या रहता है, जो नल से कई बार खराब भी पानी आने लगता है, तो उस सभी को हमें कैसे अलग करना है वो सब हम सब में आगे एक्टिविटी में देखेंगे। अब हिंदी में हम बात कर लेते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण को हो सकते हैं। चावल तथा दालों को
पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करें। अब कई बार रहता है चावल दावल हम जब बनाते हैं तब उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, वो हमें अब आगे बात करना है। प्राय पकाने से पहले चावल दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तो उसमें कुछ चिपकी अशुद्धियाँ जैसे धूल कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। आप जब भी कभी ऐसे इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो घर में जब भी किचन में जाएंगे तो मम्मी से पूछिएगा वो कैसे दाल वगैरह बनाते हैं, उसको पहले धोने की जो प्रोसेस है उसको आप देखना। मिश्रण में जल मिलाने का भारी अवों के नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकरण को हम अवसादन कहते हैं। मतलब जो हम उसमें मिलाते हैं तो दाल नीचे चली जाती है, तो इसको बोलते हैं हम अवसादन प्रक्रिया। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। मतलब उसमें से जो हम वेस्ट को पदार्थों को निकाल देते हैं उसको हम कहते हैं निस्तारण। उसके बाद हमने देखा ऐसे अन्य किसी मिश्रण को पता लगाएं जिसमें हम अवयवों को अवसादन और निस्तारण की विधि से पृथक कर सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कुछ। यदि सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में किसी प्रकार विधि द्वारा किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वो दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा। अब जैसे क्या रहता है, यदि हम पानी में तेल मिलाएंगे या तेल में पानी तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको हमें अलग करने के लिए क्या हम तिरछा ऐसे करके उसको अलग, ऊपर वाली जो लेयर यहाँ पे जम जाएगी अलग, उसको हम इस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण का विचार करते हैं। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, हम चाय छनाने के लिए तो छन्नी का उपयोग करते हैं। उससे बेस्ट ऑप्शन कोई सा नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसे करके ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं इसमें निस्तारण, यदि ऐसे करेंगे तो चाय पत्ती भी इसके साथ में आ जाएगी। इसलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने उपयोग करने वाले जल के उदाहरण के विचार करते हैं, मतलब जो हम पीने वाला पानी के बारे में बात करते हैं, तो कई बार क्या रहता है हैंडपम्प जो है हमारे उसमें खराब पानी भी आने लगता है। तो हमें सबके लिए क्या करना चाहिए उस पानी को ठीक करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में बात करते हैं कलेक्ट सम मडी वाटर, मतलब कहीं से तालाब वगैरह से या नदी से उस पानी को हमें ले लेना है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ गिलास। यदि आपको जैसे यदि वो वाला मडी वाला पानी नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, जो हमारा साफ पानी है उसमें हल्की सी मिट्टी डाल लेनी है, जिससे पानी बन जाएगा मडी पानी। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें उसे ऑब्जर्व करना है कि आखिर में कैसे ये जो सेटल हो रहा है। डज सम सॉइल सेटल इन द बॉटम ऑफ वाटर, और क्या होगा जो हम मिट्टी डालेंगे वो क्या होगी अंदर नीचे तरफ जम जाएगी। तो हम इस प्रोसेस को अभी हमने पढ़ा था, क्या होता, जो बड़े पदार्थ है वो यदि पानी में जम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इट इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, नाउ फिल्टर इट, डिड टी स्ट्रेनर वर्क्स, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, in such piece of cloth small holes or pores remain in between the woven thread, these pores in the cloth can be used as filtration। अब फिल्टर करने के लिए कई बार कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे गिलास ले ली, वो गिलास में से हम ढक लेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो पानी जो है वो फिल्टर हो जाएगा। If the water is still muddy, impurities can be separated by filtration that has even smaller pores। और हम छानने के लिए भी ये फिल्टर पेपर जो है उपयोग किए जाते हैं। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it, shows the steps involved in using a filter paper। A filter paper folded in the form of, और कभी भी आप जब केमिकल्स ऐसे परफॉर्म करेंगे तो आपको फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, इसमें बताया गया है। या फिल्टर पेपर कैसा भी रहता है तो उसको आपको गोल बना लेना है, जैसे मैं बताता हूँ।
ये आपका इतना बड़ा फिल्टर पेपर हो गया। तो आपको ऐसे फोल्ड करना है और बीच में से आपको ले लेना है। अब आपका ये शेप ऐसा फिल्टर पेपर बन गया। तो जब आप फिल्टर करेंगे तो इसमें हल्का सा पानी इसमें ले लेना है, हल्का सा पानी गीला करके फिर आप उसमें ऐसे रख लीजिए और इससे फ़िल्टर करेंगे तो आपकी जो है फिल्ट्रेशन का काम और जो अलग अलग प्रोसेस है आप कर सकते हैं। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through and remains on the filter. फिल्टर पेपर में जब हम करते हैं तो ऊपर उसमें जब जो भी वेस्ट है वो रह जाता है और नीचे फिल्टर हो जाता है। इसमें देखेंगे आप कुछ कुछ इसमें रह जाता है, कोन शेप का ये बन जाता है और ये होल्ड में ऐसे हो जाता है। तो इसमें से जो वेस्ट है वो नीचे और ऊपर रह जाता है और जो पूरा फिल्ट्रेशन है वो हमारे गिलास में आ जाता है। इसमें बताया गया है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स और पल्प। और जब भी हम फ्रूट्स वाली शॉप पे जाते हैं तब हम देखते हैं कि जो जूस बनाते हैं वो भी हमें जूस यदि बनाते हैं उसमें कुछ कुछ कण वण रह जाते हैं, बीज हो गए और छिलके बिलके, उन सबको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। और पनीर बनाने के लिए भी, पनीर आपने कैसे बनता है आप प्रोसेस देख सकते हैं। पनीर बनाने के लिए भी क्या करते हैं वो उसको कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसको देर तक रखते हैं तो उससे पनीर इकट्ठा हो जाता है, फिल्टर कर देते हैं। You might have seen the making of paneer. A few drops of lemon juice are added to milk as it is boiled. अब पनीर बनाने की प्रोसेस इसमें बताई गई है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। पनीर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब दूध उबालते हैं दूध में कुछ लेमन जूस या फिर नींबू के रस को मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिस मिक्सचर particle solid paneer in a liquid. The paneer is then separated by filtering mixture either cloth. उसके बाद जो पनीर है वो पनीर बनने वाला है जो वो अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग रहता है। तो उस सभी को अलग करने के लिए हम एक दूसरे बर्तन में रख के और कपड़े में, एक साफ कपड़े में उसको छान लेंगे और उससे अच्छे से टाइट करके रख देंगे जिससे हल्का पूरा जो वेस्ट है वो निकल जाएगा। वेस्ट नहीं रहता है लेकिन वो भी काम में आ जाता है और हमारा मेन पनीर है वो सॉलिड वाला अलग हो जाएगा। ये हो गई फिल्ट्रेशन की टेक्निक। हिंदी में बात करें तो तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीकरण प्रेक्षण के अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकरण को आप क्या कहेंगे? जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास को ऊपर से जल को दूसरे गिलास में डाल लीजिए। अब आप प्रकरण क्या कहेंगे? जब भी हम क्या करना है, थोड़ा सा गिलास ले लेना है और गिलास में थोड़ी सी जितनी भी चाहें आप मिट्टी डाल सकते हैं। उसको आधा घंटे के लिए जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, मिट्टी पूरी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर ऐसा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उस पानी को अलग कर लेना है और मिट्टी को उसी में रहने देना है। क्या दूसरे गिलास का जल भी अभी पंकित है, मतलब अभी भी देखेंगे तो जो पानी है वो तो खराब ही रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तब उसको हमें क्या करना है, कपड़े से छानना है। तो कपड़े से अभी छानेंगे फिर भी कई बार क्या है उसका कलर वैसा ही रहेगा। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छिद्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा नियंत्रक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। 5.9 इसमें ये बताया है फिल्टर पेपर। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरणों दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के ऊपर से उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। अब यदि आपको जो पानी बचा हुआ है उसको यदि फिल्टर करना है तो आपको फिल्टर पेपर की यूज़ पड़ेगी। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को, और जब हम आप कभी इसमें बता रहे हैं
जब हम फलों या सब्जियों की दुकान पे जाते हैं, मतलब फल सब्जी नहीं, जूस वाले सेंटर पे आपने जो जूस पिया होगा तो वो फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं। मतलब यदि जब वो जूस तो बना लेते हैं लेकिन उस टाइम क्या होता है, जो उसमें कुछ कण भी आ जाते हैं, जैसे बीज आ जाएंगे, कुछ छिलके विलके, तो उसको अलग करने के लिए वो फिल्टर का यूज़ करते हैं। आगे हम बात करें, इसमें दिया है पनीर बनाने की प्रोसेस। पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप बना सकते हैं घर पे, दूध जितना भी ले सकते हैं आप, उसमें नींबू का रस मिलाना पड़ता है। नींबू का रस आप मिलाएंगे, मतलब दूध को जैसे उबालना है और उस टाइम उसमें पनीर, जब आप नींबू मिलाएंगे तो क्या है, दूध फट जाएगा। वो जो फटा हुआ दूध रहेगा उसको कपड़े में अलग रख लेना है और उसको अच्छे से टाइट करके, मतलब कपड़े को छानेंगे हम जब, तो जो मेन पनीर रहेगा वो ऊपर आ जाएगा और वेस्ट वाला जो लिक्विड वाला रहेगा वो नीचे जम जाएगा। तो आपको कपड़े में छान लेना है और उसको अच्छे टाइट दबा के रख लेना है, तो और भी जितना जो वेस्ट रहे वो निकल जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इंग्लिश में एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब नाम से ही समझ में आता है कि एवेपोरेट होना। एवेपोरेट मतलब वाष्प होना ऊपर। कई बार आपने देखा होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो यदि ढक्कन रखते हैं तो क्या होता है, ऊपर तरफ ऐसे ऊपर उसमें जम जाता है पानी। वो क्यों होता है, क्योंकि पानी गर्म होता है। गर्म होता है तो ऊपर से हवा में जो भाप की तरह उड़ता है और वो ऊपर टकरा के उसमें ऊपर से जम जाता है। Add 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू अ वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। और हमें आप क्या करना है, 2 चम्मच नमक ले लेना है और उसको पानी में मिलाकर बीकर में और अच्छे से घुमाना है। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि क्या है, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब हम देखेंगे, जैसे हमें ले लेना है ऐसे बीकर में, इसमें 2 चम्मच नमक ले लेना है और पानी ले लेना है। जब हम पानी ले लेंगे तब हमें क्या करना है, इसको गर्म करके देखना है। अब गर्म यदि हम करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो वेपोरेट हो जाएगा और नीचे उसमें क्या बनेगा, नमक बचेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज टू प्रोसेस द एवेपोरेशन द सेपरेशन प्रोसेस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, सॉल्ट को और वाटर को अलग किया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। मतलब वेपर बनाने की टेक्निक को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। पानी से जो वेपर बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। मतलब जहाँ पे भी पानी रहता है यदि उसको गर्म किया जाता है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम। मतलब आपको देखेंगे कि आपने जो खाते हैं खाना, नमक खाते हैं, वो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। मतलब जो समुद्र है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिले रहते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज इन द कॉमन सॉल्ट। मतलब सबसे उसमें एक खाने जाने वाला भी रहता है। When sea water is allowed to stand in shallow pit, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor। कई बार आपने बीच वगैरह पे जाके या फिर समुद्र में नहाया होगा तो देखा होगा, अब जब नहा के बाहर आते हैं तो पानी ऊपर ऐसे, मतलब जब धूप में आते हैं तो ऐसे हल्का हल्का रेत है, जो रेत नहीं उसको नमक जो है वो जम जाता है। तो in a few days the water evaporate completely leaving behind the solid salt। और जब बनाने के प्रोसेस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर समुद्र हो गया, ये समुद्र हो गया, ये लहर बना देता हूँ, ये समुद्र हो गया। यहाँ से जो पानी आएगा यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे गड्ढे बना देते हैं और इनमें जब पानी भर जाता है तो वापस नहीं जा पाता है समुद्र के इधर। तो वो पानी क्या है, सनलाइट से, जब सनलाइट से रोशनी पड़ती है यहाँ पे तो ये इवेपोरेट होता है। जो पानी तो ऊपर जम उड़ जाता है, लेकिन जब यहाँ पे सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और आगे प्योरिफिकेशन करके जो कॉमन खाने वाला जी यहाँ पे बताया गया है, ये ऐसा बना देते हैं गड्ढा जिसमें नमक जो है, और उसके बाद प्योरिफिकेशन के मेथड के लिए हमें आगे बनाते हैं नमक। वाष्पन की क्रिया।
एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरह हिलाइए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको जो नमक लेना है, मतलब नमक उसमें बीकर में डालेंगे, फिर पानी में, फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हम देखेंगे कि जो है उसका पानी का जो कलर है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि उसमें हम नमक घोलेंगे तो नमक मिक्स होगा, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। उसके बाद हमें देखना है, उसको गर्म करना है जब उबलने लगेगा। इसमें फिर हम क्या देखेंगे कि जो पानी है वो वाष्प हो जाएगा, मतलब ऊपर उड़ जाएगा और नीचे उसमें बस नमक भरेगा। आप ऐसा इसको कर सकते हैं। तो जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। जहाँ पर जल होता है वहाँ वाष्पन प्रक्रिया हमेशा होती है। क्या है, कहीं भी यदि जैसे नदियों में, तालाबों में और डैमों में, जहाँ भी यदि पानी रहता है वहाँ पे ये क्रियाएँ होती रहती हैं। आपके विचार से अब हम इसमें बात करते हैं कि नमक कैसे बनता है। नमक बना की प्रोसेस इसमें बता रहे हैं। जैसे समुद्र हो गया, समुद्र के आसपास गड्ढे ऐसे बनाए जाते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे बताए हैं, ऐसे बहुत लंबे लंबे ऐसे बने हो रहते हैं। उसके बाद पानी यहाँ से आता है, यहाँ पे भर जाता है और बचा हुआ निकल जाता है। वो जब यहाँ पे रहता है तो धूप यहाँ पे पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। तो अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे जैसे अब हीट दे रहे हैं यहाँ पे, तो जो पानी है वो उड़ जाएगा और नमक यहाँ पे बचा रहेगा। इस पर और फिर अलग अलग प्रोसेस के बाद हमारे घर तक जो नमक आता है वो हम खाने में यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन के लिए वो हमें बहुत सारी मेथड्स की यूज़ होती है। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate the different compound substance present in a mixture. In such situation we need to use more method। और कई बार हमने देखा है कि एक मेथड से जो है वो सेपरेट नहीं हो पाया है, उसके लिए हमने अलग अलग मेथड का उपयोग किया। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब हमें क्या करना है, रेत और नमक का जो है उसको मिक्सचर ले लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस, हमें ऐसे देखना है कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकली मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमें ऐसे हाथ से तो उठा अलग नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर असाइड फॉर some time. Do you see that sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which there is a mixture of at the beginning? और हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो पानी और रेत मिलेंगे नहीं, लेकिन पानी और नमक मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम नमक मिला हुआ पानी अलग कर लेंगे और रेत वाला अलग रह जाएंगे। तो इससे हम नमक को पानी से, रेत से अलग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो नमक मिला हुआ पानी है उसको हम वाष्पन कर लेंगे, तो नमक हमारा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड। ट्रांसफर द लिक्विड टू अ केटल। इसमें जैसे इसमें बताया केटली में रखना है। एंड द लिक्विड टू द केटल, क्लोज द लिड एंड हीट द केटल ऑफ सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द, और हम देखते हैं कि इसे केटली रहती है, उससे कुछ भाप है वो बाहर आती है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। और उसके बाद देखेंगे कि हमें एक प्लेट लेना है और उसमें ऊपर ठंडा करने के लिए ऐसे बर्फ रख लेना है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। होल्ड द प्लेट जस्ट above the spout of the kettle as shown in the figure. What do you observe? Let the water in the kettle boil off. और हम आगे देखेंगे, when the steam comes in contact with the metal cooled with ice, it condenses form liquid water. हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ से ऊपर से भाप जा रही है वो ठंडे पानी की तरह ऐसे इसमें इकट्ठी होती जा रही है। So the water drops that you observe falling from plate were due to condensation of steam.
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज इट कॉल्ड, पानी से लिक्विड, जो पानी से जो वेपर से जो लिक्विड बनेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर drops considered under a plate and can be used to cover a vessel containing milk has just been boiled. After all water has evaporated, what is left behind the kettle? We have thus separate salt, sand and water. हमने तीनों को अभी कर दिया, जिसके इन सब में कौन कौन सी चीज़ें उसकी डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। Paheli faced a problem while recovering salt mixture with sand. She has a mixed packet of salt in a small amount of sand. She then tried to suggest in activity 7 to recover salt. She found, however, she could recover a small part of salt and she had taken what have gone wrong. Can water dissolve any amount of substance? अब इसमें पूछ रहे हैं क्या पानी भी कुछ जो सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व कर लेता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हिंदी में हम बात कर लेते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियां का उपयोग होता है, मतलब कई बार ऐसा रहता है जैसे आप सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा उपयोगी करते हैं जो टेक्निक्स को। तो हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण को उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब हमें क्या करना है, रेत और नमक का मिक्सचर ले लेना है। अब इसको हमें अलग कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेत और नमक में हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। पानी मिला देंगे तो क्या है, उन दोनों को अच्छे से घोलेंगे तो रेत नीचे जम जाएगी और जो पानी है वो सॉल्ट दोनों मिलके ऊपर आ जाएंगे। तो हमें उसको दूसरे किस्में डिकेंटेशन जो भी हमने पढ़ा था उस प्रक्रिया से, निस्तारण से उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें अलग करना है रेत तो अलग हो चुकी है, हमें पानी अलग करना है और हमें नमक अलग करना है। अब नमक से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक केतली ले लेंगे और केतली में पानी और जो है और नमक मिला हुआ उसको रख देंगे। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो एक भाप निकलेगी और ऊपर एक ऐसी प्लेट ले लेना है। प्लेट में ऊपर बर्फ़ रख के जब इस बर्फ़ ऐसे टकराएगी, बर्फ़ से जो टकराएगी भाप, तो वो पानी के रूप में नीचे जम जाएगी। तो इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि पानी वाष्प होके नीचे यहाँ पे जम जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे, इस मिश्रण के बीकर में रखिए तथा कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के एक ओर रख दीजिए। क्या आप ये देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाती है, इसे हम निस्तारण बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया है। अब निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिक्सचर में था, मतलब हम देखेंगे हल्का हल्का तो रह जाता है। अब इस निस्तारित द्रव में नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली को टोंटी से भाप निकलती देख रहे हैं, आप देखेंगे कि भाप यहाँ से निकलेगी। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी से ठीक ऊपर रख दीजिए। आप देखते हैं कि केतली में भाप को बदल दीजिए। केतली जो है जो ऊपर है, जो भाप निकल रही है उसको जल में यहाँ पे परिवर्तन कर देते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिर जाने वाला यह जल संघनन द्वारा बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। मतलब जो जल है वो भाप से यदि कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मतलब जो यहाँ पर भाप बनी हुई है, ये देख रहे हैं वेपर,
इससे यदि कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाले फॉर्म में, इसको बोलते हैं हिंदी में संघनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन। इस मेथड को बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। ये इसमें भी इंग्लिश में बताया है आप, और बेटर रहेगा आप इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ते जाएं, आपको दोनों काम में आएंगी बाद में। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर डंकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब हम कई बार दूध भी उबालते हैं ऊपर देखते हैं कि जो जल की बूंदें कुछ कुछ आ जाती हैं। अब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारित, निरंतरण तथा वाष्पन और संघनन प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। और हमने देखा कि हमने नमक को और पानी, रेत को अलग करने के लिए हमने कई 3-4 चीज़ों का उपयोग किया। मतलब कई बार ऐसा रहता है कि हमें एक से अधिक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अब हम पूछ रहे हैं कि क्या पानी भी कुछ अमाउंट में डिजॉल्व कर सकता है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution। कई बार हमने देखा है कि हाँ पानी में भी बहुत सारे सब्सटेंस है वो डिजॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। What will happen if go to adding more and more of these substances to fix quantity of water? मतलब जैसे छोटी सी क्वांटिटी में हम नमक डालेंगे तो और आखिर क्या होगा? You will need a beaker। अब हमें एक बीकर ले लेना है एंड उसमें और हम बीकर ले लेना है, स्मॉल पेन ले लेना है, स्पून, सॉल्ट, ये सब चीज़ें ले लेना है, इसमें दी गई हैं। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब हमें इस वाले बीकर में इतना पानी भर देना है। एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर। उसके बाद 1 चम्मच में नमक मिला देना है और उसको घुमाना है। उसके बाद जब तक कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हमें उसमें नमक मिलाते जाना है। नाउ एड टी स्पून एंड स्टर। उसके बाद और हमें उसमें नमक मिलाना है और उसको घुमाते जाना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। उसके बाद हमें नमक उसमें मिलाते जाना है जब तक वो डिजॉल्व नहीं होता है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाउंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक लिमिट क्वांटिटी तक उसमें नमक डिजॉल्व होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा और नीचे जमने लगेगा। This means that no more salt can dissolve in the amount of water we have taken, the solution is now said as saturated। मतलब जब एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप डिजॉल्व करते जाएंगे उसके बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और उसमें नमक ऊपर ही रहेगा और नीचे सेटल हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover a large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using large quantity of water। मतलब जैसे यदि कई बार क्या होता है, अब इन्हें एक प्रयास किया नमक को रेत से अलग करने के लिए, तो उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया। सपोज शी डिड नॉट डिजॉल्व सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर इन सम वे दैट वाटर मे बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड। कई बार क्या होता है पानी में भी नमक घुलने लगता है और जब हम अलग करेंगे तो पानी के साथ साथ भी हल्का हल्का चला जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी रेत से नमक को अलग करने के लिए। हिंदी में बात करें क्रियाकलाप 8 से, जो हम क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अब हमें देखना है कि कितनी मात्रा को जो जल है वो घोल सकता है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक बीकर ले लेना है या फिर गिलास ले लेना है, उसमें हमें नमक मिलाते जाना है। ठीक है, इस क्रियाकलाप में हमें चम्मच नमक और जल की एक जितनी आवश्यकता है वो ले लेना है, आधा कप ले लेना है। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर फिर तब तक बिलोड़े
कीजिए जब तक कि वो पूरी तरह से घुल नहीं जाता। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है, मतलब कुछ उसमें मिल जाएगा और उसके बाद कुछ रह जाता है उसमें। तो इस प्रक्रिया को हम, इस कंडीशन को या फिर इस प्रोसेस को जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। मतलब जब हम उसमें किसी चीज़ में या फिर जल में हम अधिक नमक नहीं घुल पाता है और कुछ उसी में नीचे जमने लगता है, मतलब नीचे सेटल हो जाता है, तो इस जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। इंग्लिश में बात करें तो कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड ओनली। यहाँ एक संकेत है जो है बताता है कि उस समय क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया। कदाचित नमक की एक मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिल रहा गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह अधिक मात्रा में। वो कई के बारे पहेली ने क्या किया कि जब नमक और रेत को एक साथ मिलाया था तो उसमें क्या था, कुछ नमक उसी में रह गया, इसलिए उसने ज़्यादा पानी को मिला दिया और जिस कारण से वो नमक जो है पूरा नहीं आ पाया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 में। हाँ, एक्टिविटी 9 में टेक सम वाटर इन बीकर, थोड़ा सा पानी हमें लेना है, एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर, और उसके बाद जब तक वो घुल नहीं जाता है तब तक हमें उसमें घोलना है। दिस विल गेट यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट वाटर टू यू फाइंड। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें हल्का सा और नमक मिला लेना है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसको हल्का सा हीट करना है। आप कैसे भी हीट कर सकते हैं। What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now it's as some more salt is dissolved in this. उसके बाद क्या करेंगे, जब हम हीटिंग करेंगे तो उसमें डिजॉल्व होने लगेगा। Let this hot solution cool. Does the salt appears to settle at the bottom of the beaker again? The activity says that larger quantity of salt can be dissolved in water by heating. मतलब ये शो करती है कि हमें और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाना है तो उस पानी को हमें गर्म करना पड़ेगा। Does water dissolve equal amount and different soluble substance? Let us find us, और हमें उसके बारे में और आगे पता करते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, क्रियाकलाप 9 में हम पढ़ेंगे। उसमें जब तक नमक मिलाना है जब तक इसमें नमक ना घुल सके। हमें नमक जल से संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा इंग्लिश में बात करें तो। तब हमें इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाएंगे और इसे गर्म करते रहेंगे, मतलब उसमें जब मिलाते जाएंगे और उसके बाद फिर उस नमक को गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है, नमक जो है उसमें घुलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है जब भी आपको नमक की ज़्यादा क्वांटिटी यदि आपको घोलना है पानी में, जल में, तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा या फिर आपको गर्म करना पड़ेगा। जब आप गर्म कर देते हैं उसके बाद जब आप फिर से आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो नमक है वो फिर से नीचे जमने लगेगा। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10 में। टेक 2 ग्लास एंड 4 हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। उसके बाद हमें 2 गिलास ले लेना है और उसमें आधा कप जो है पानी मिला देना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऑन गिलास एंड स्टेरिल सॉल्ट डिजॉल्व। उसके बाद जो हमें उसमें करना है, देखना है कि जो सॉल्ट है उसमें डिजॉल्व होता है या नहीं होता है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट एंड 1 टीस्पून एट टाइम एंड टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट। उसके बाद हमें मिलाते जाना है जब तक वो जमना उसमें घुलना बंद नहीं होता है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून एंड सॉल्ट एंड डिजॉल्व इन द वाटर। और हमें देखना है कितनी चम्मच हमने मिलाया है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। उसके बाद हमें
एक दूसरा जो गिलास लिया था उसमें सेम वैसे ही अप्लाई करना है कि कितना चम्मच में हमें पूरा घुल दिया। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल, और हमें इस टेबल में लिखते जाना है। डू यू फाउंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, मतलब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पानी अलग अलग पदार्थों को डिजॉल्व करता है। एक में हमने देखा कि जो नमक है वो कितना चम्मच ले रहा है डिजॉल्व होने में, और एक में देखा हमने जो चीनी है वो कितना टाइम लेती है डिजॉल्व होने में और कितना अमाउंट लेती है। वी हैव नोटिस a few methods of separating substances, some of the method separation present in the chapter and used in the science lab, और जो हमने इसमें पढ़ा है इस सब्जेक्ट में, ये बहुत सारी चीज़ें साइंस लेबोरेटरीज में यूज़ होती हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving substance in a liquid. A solution is said to be saturated, it cannot dissolve any more substance. और ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेट किसको बोलते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा मिलाते जाते हैं और वो फिर डिज़ोल्व नहीं होता है। हिंदी में हम बात करते हैं क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोनित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घुली गई है को सारणी 5.2 में लीजिए। जब इस क्रियाकलाप को चीनी में दोहराएंगे आप इसको जल के में मिले अन्य पदार्थों को भी दोहरा सकते हैं। मतलब हमें रिपीट करना है, जैसे हम डायग्राम बना के बता देता हूँ। एक इसमें नमक एक गिलास ले लिया और दूसरा गिलास लेना है हमें। उसके बाद 1 चम्मच इसमें नमक डालना है, उसके बाद फिर इसको घुलाना है, फिर नमक डालना है, फिर घुलाना है, फिर नमक डालना है, फिर घुलना है। उसके बाद दूसरा हम देखें, एक इसमें चीनी ले लेना है, घोलना है, चीनी लेना है, फिर घोलना है। फिर हमें देखना है कि कितनी चम्मच चीनी लेते हैं घुलने में और नमक कितना चम्मच घुलना स्टार्ट करता है। हमें इसमें ये देखना है कि जो पानी है वो किस पदार्थ को कितने टाइम और कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा तक घोल सकता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुतः पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सोचा कि पदार्थों को द्रव में घोलने में विलयन बनता है। यदि यह विलय में है पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब जब तक आप घोलते जाएंगे और जब घुलना बंद कर देता है तो ऐसा जो विलयन या सॉल्यूशन बनता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद हम समरी में बात करें, हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर में। हैंड पिकिंग के बारे में जाना, विनोइंग के बारे में जाना, सीविंग के बारे में जाना, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन के बारे में जाना और सब मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, और अलग अलग हमने मिक्सचर्स जो अलग करने की प्रोसेस है उसके बारे में अब हमने जाना। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स। उसके बाद हैंड पिकिंग के द्वारा जो हस्क है, मतलब भूसे वगैरह हैं, वो सब पत्थर यूज हो सकते हैं हैंड पिकिंग से। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स बाय ग्रेन बाय विनोइंग, और हम जो हवा से उड़ा देते हैं ऐसी प्रोसेस से भी हस्क का यूज होता है। difference in the size of particles is a mixture is utilized to separate them by the process of sieving, और sieving और filtration के द्वारा भी अलग अलग किया जाता है। In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down in the bottom and the water can be separated by decantation, और जब हमने देखा कि रेत में भी यदि पानी से अलग करना है तो रेत नीचे जम जाएगी और डिकेंटेशन का यूज़ करके हम अलग कर सकते हैं। Filtration can be used to separate components of mixtures of insoluble solid liquid, और solid liquid को हम अलग करने के लिए filtration का यूज़ करते हैं। Evaporation is the process in which a liquid gets converted into vapors, मतलब evaporation मतलब जिसमें हमारा liquid vapor में convert होता है। Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid, मतलब जो solid liquid में dissolve है उसको अलग करने के लिए evaporation का यूज़ करते हैं। A saturated solution is a one of which no more of the substance can be dissolved, मतलब और उसमें जब dissolve नहीं हो पाता है तो उसे हम कहते हैं saturated solution। More of the substance can be dissolved in a solution by heating, मतलब यदि हम हीट करते हैं substance को उसमें
तो डिजॉल्व होता जाता है। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और हमने देखा कि पानी में जो अलग अलग क्वांटिटी है अलग अलग उसमें डिजॉल्व कर सकता है अमाउंट में डिफरेंट सब्सटेंसेस को। हिंदी में हम बात करें तो हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निरंतर के मिश्रणों में उसके अवयवों का पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा पत्रों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा और अनाज से भारी जीवों से बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को अमाप के अंतर का प्रयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के प्रयोग के पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है और जल विलेय पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अभी हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने जैसे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब यदि आपको कोई सा भी डाउट है तो आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और भी और लोगों को सब शेयर कर सकते हैं जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।